नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष बताने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं देश की बिल्कुल ही ताज़ा स्थिति पर। आज से करीब 4 साल पहले हमने एक समारोह किया था हिमालनी से ही वीरगंज में हमारे वहाँ के प्रमुख शिपू तिवारी ने आयोजन किया था, जिसमें सांसद प्रदीप यादव और मेयर सहित सभी अधिकांश कार्यकर्ता उपस्थित थे। और उसी में मैंने कहा था, उस दिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन मैंने मंच से ही कहा था लाल बाबू राउत जी को कि शुभकामना है आपको, बधाई भी है प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री के रूप में। कुछ दिन बाद हुआ वैसा ही, लाल बाबू राउत जी प्रदेश नंबर 2 का बागडोर संभाल लिए और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम भी बहुत अच्छा शुरू किया। उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा था और मुख्यमंत्री का जो होता है वो सभी चीज़ उन्होंने शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे पद का जो असर होता है वह उन पर भी छाने लगा। अब उन पर भी छाया, उनकी पार्टी पर छाया और उनके मित्रों पर भी छाया। होते होते मैं बात कर रहा हूँ यही 2 दिन पहले की, जो मुख्यमंत्री कार्यालय पर अचानक छापामारी कर दी गई। और छापामारी किसने की? तो यहाँ के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग जो है उन्हीं के द्वारा यह छापामारी हुई। और उसको अधिकार है, अधिकार दुरुपयोग को अधिकार है कि वो कर सकता है, लेकिन कर सकता है इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी को बेइज्जत करके करे। बर्दीवास की टीम अचानक पहुंचती है छापामारी शैली में और मुख्यमंत्री कार्यालय पर छापामारी करके वहां के कागजात सभी जब्त किए जाते हैं। छापामारी तब होता है जबकि कहीं पर पता चलता है कि यहाँ कुछ गलत काम हो रहा है, लोग गलत चीज से छिपाए हुए हैं, तब छापामारी किया जाता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री कार्यालय पर छापामारी करना यह क्या दिखाता है? और वह भी प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री, जिस पर कि पूरा नेपाल की आंख लगी हुई है, यानी कि मधेसी मुख्यमंत्री, एक मधेसी मुख्यमंत्री है लाल बाबू राउत, उनके कार्यालय में छापा मार दिया गया। यह केवल मुख्यमंत्री की बेइज्जती नहीं है, ये पूरा प्रदेश की बेइज्जती है। अगर माना जाए तो सभी मुख्यमंत्री की बेइज्जती है। तो हमारा आरएनए टीम ने इस पर कुछ जानने की कोशिश की है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर यह मुख्यमंत्री कार्यालय पर क्यों छापा मारा और क्यों छापामारी हुई, क्या थी गलती। मुख्यमंत्री महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका कड़ा विरोध किया है और कड़ा विरोध में उन्होंने जो जताया है, उन्होंने अख्तियार के प्रमुख से बात की है और उनको भी कहा है कि आपका अधिकार है, लेकिन आपने जो छापामारी की है उसका तरीका ठीक नहीं, वो उसका शैली ठीक नहीं है। और वह भी उस मुख्यमंत्री पर जो शुरू से ही सुशासन का दावा कर रहे हैं, लोकपाल का लागू किया है उन्होंने, और उन पर यह छापामारी कर देना लोगों में एक सनसनाहट फैल गई है। और मुख्यमंत्री ने जवाबी तौर पर तो एक पत्रकार सम्मेलन किया और पत्रकार सम्मेलन करके
उन्होंने इसका विरोध भी किया है। लेकिन आइए हम जो इस पर इसकी व्याख्या करते हैं तो उसके पीछे कमजोरी क्या है। आखिर मुख्यमंत्री की भी तो कमजोरी कुछ होगी। जब इन्होंने पत्रकार सम्मेलन किया तो उस पत्रकार सम्मेलन में केवल एक राज्य मंत्री योगेंद्र यादव मौजूद थे। तो यह सोचने की बात है कि इतना बड़ा काम हुआ, एक संघीयता पर प्रहार उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री निवास मधेश पर प्रहार कहा, लेकिन जब पत्रकार सम्मेलन होता है तो विरोध जताने के लिए केवल एक राज्य मंत्री क्यों आता है? मुख्यमंत्री क्या इतना अब कमजोर हो गए हैं? तो यहां पर यही दर्शाता है कि आखिर आपके साथ पूरा कैबिनेट क्यों नहीं आया। आखिर वो कैबिनेट जिसमें कि कम से कम आपके भी मंत्री हैं, आपके पार्टी के मंत्री हैं, वो पार्टी के मंत्री कहाँ थे? ना अर्थ मंत्री दिखाई दिया, न कृषि मंत्री दिखाई दिया। और आपके जो निकटतम व्यक्ति थे, जो बराबर आपके साथ दिखते थे, उनको भी नहीं देखा गया वहां। तो इससे यह जाहिर होता है कि यह मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए और मुख्यमंत्री आप कमजोर हो गए हैं यह बताने के लिए यह छापामारी किया गया है आपके यहाँ। और इतना ही नहीं, आपने तो बहुत काम किया। आखिर शुरू में जो आपका प्रचार था उस हिसाब से आपने कभी कुछ किया? आपने सुशासन का दावा किया, लेकिन सुशासन का फॉलो आपने कितना किया? आपने अपने सभी मित्र जो आपको मुख्यमंत्री बनाने में आगे थे, सभी मित्रों को भूल गए हैं। अब कुछ खास लोगों को अपने पॉकेट में ले लिए और उनसे आप काम करवाने लगे। देखा जाता है तो काफ़ी लोग को आपने आपके नेतृत्व में जो काम हुआ है, यानी कि केंद्रीय कार्य समिति जब बनी तो उसमें भी आप अपने निकटतम व्यक्ति को हटवा दिए और फिर दूसरे व्यक्ति सबको आप निकट बना लिए। आज अगर ठीक है आपने यह दावा किया है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये हम भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं और जो अख्तियार जिस तरह काम कर रहा है उस तरह उसको कागज खोजना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि आपने सभी नियम कानून पूरा किया है, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन यह नेपाल है, आप जितना भी कागज दुरुस्त रखेंगे तो आप देख रहे हैं और लोगों को रेशम चौधरी के साथ क्या हुआ। और आप यह भी देख सकते हैं कि श्री गुप्ता जी जो अभी गांव में बैठे हुए हैं उनके साथ क्या हुआ। उनका तो सब चीज पूरा था, जेपी गुप्ता सारा कागज पेश किए थे, लेकिन यह नेपाल है, उस कागज का कोई वैल्यू नहीं करता है और आपको घर में बैठा देगा। ठीक उसी प्रकार से आपको यह दिखाया गया है। फिर आप भी कितना सही है इसका अंदाजा लोग कैसे लगाएगा। आप बहुत बोल तो देते हैं कि ठीक है हम बहुत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का काम कर रहे हैं, और वो आप काम किए हैं, आप साइकिल उसमें लगाए हैं और साइकिल बांटे हैं, स्कूल में दिए हैं, उस साइकिल पर सबका आंख है। आपने भैंसी बांटा, उस भैंसी पर भी सबका आंख है। आखिर आपने ट्रैक्टर लाया और सभी आपके कैबिनेट मेंबर और जितना सांसद है सब उसी में बांट दिया। भैंसी जो आपने बांटा सभी आप अपने इष्ट मित्र को बांट दिए, लेकिन और साइकिल जो है सो आप स्कूल में दिए हैं, वहाँ साइकिल पर भी कुछ आ रही है बातें। ठीक है, आप उसका रकम का उसका लेखा जोखा सब अपने जगह पर है, कागजी काम आपका दुरुस्त है। लेकिन लोग यह भी पूछ रहा है जो आपके मित्रगण जो हैं, जो आपके बहुत नज़दीकी हैं, वो रातों रात करोड़पति कैसे बन रहे हैं। कैसे आपके निकटतम व्यक्ति ने अभी काठमांडू में 2-2 फ्लैट खरीद लिया है, 4-5 करोड़ का जमीन फ्लैट वीरगंज में खरीदा जा रहा है। वो सब आप ही पर आ रहा है कि आपका फाइनेंस है।
लेकिन यह नहीं भी हो सकता है। लेकिन लोगों के नज़र में तो यही है। तो देखा जा रहा है कि आपका जो बागडोर था, आपका सुशासन का जो नारा था, वो सुशासन था, लेकिन शासन सही नहीं हुआ। शासन में आप पीछे पड़ गए हैं। आपने कितने ऑफिस में जाकर देखा जो शासन, आप अपने मंत्रिमंडल की बात कर लीजिए। ठीक है, आप मधेसी के नेता होकर मधेसियों के साथ आपने मंत्रिमंडल बनाया, लेकिन मधेसियों के साथ मंत्रिमंडल बनाने के लिए ये कैसा जरूरी, ये कैसा समय आ गया कि आपने मधेसी को ही बर्खास्त कर दिया। आपने जितेंद्र सोनल और उनके ग्रुप के मंत्रियों को बर्खास्त किया है महोदय। क्या इतना बड़ा अपराध था कि आपको बर्खास्त करनी पड़ी? आप अपना क्षेत्र क्यों नहीं बनाए? आप अपना पार्टी क्यों नहीं बनाए? क्या आप अध्यक्ष को नहीं कह सकते थे कि हम अभी इन्हीं के साथ रहेंगे? क्या आप ये नहीं बता सकते थे अध्यक्ष महोदय को कि आप केंद्र में भले ही जो करना है कीजिए, लेकिन प्रदेश नंबर 2 में यथावत रहने दीजिए? लेकिन उस समय आपको कांग्रेस नज़दीक आ गया, माओवादी नज़दीक आ गया, लेकिन और को आप भूल गए, आप अपने ही को भूल गए। तो मधेश की जनता तो यह देख रही है ना कि मधेसी ही आपके जो करीबी थे वो अलग हो रहे हैं और आपने हटा दिया है। लेकिन वह तब देखा गया कि आज आप जो कांग्रेस की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपके अपने पार्टी के ही अध्यक्ष इतने समय बाद भी 24 घंटा तक उनका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। इससे क्या समझा जा सकता है? इससे तो यही स्पष्ट है कि आपको अपना औकात दिखाया गया है, और ये और कहीं नहीं। जो उपेंद्र यादव अभी जो विधेयक लाया है, वो शेर बहादुर देउपा के सामने आराम रख सकते हैं कि विधेयक वापस करो। अब वह शेर बहादुर देउपा को नहीं कह सकते हैं कि भाई ये काम गलत किए हो तुम। तो क्यों उपेंद्र यादव चुप है? उपेंद्र यादव जी अभी तक प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिए हैं? तो खैर, उपेंद्र यादव जी की बात मैं अगला वीडियो में करूंगा। उन पर भी काफ़ी तैयार हो रही है और उनके मित्रों पर। लेकिन यह देखा गया है कि अब आपको अलग थलग कर दिया गया है। आप कह रहे हैं ना, जो अब इससे छापामारी से मधेश कमजोर हो रहा है, संघीयता कमजोर हो रही है, बेशक हो रही है, लेकिन इसके पीछे मधेसी जनता नहीं, इसके पीछे आपके शासन का हाथ है, आपके पार्टी का हाथ है। जो पार्टी खुलकर नहीं कह रहा है कि आप मुख्यमंत्री से राजीनामा दो, लेकिन वह पार्टी दिखा रहा है कि आपको हम इसी तरह रखेंगे। क्या जरूरी पड़ गई अर्थ मंत्री और कृषि मंत्री बदलने की? ठीक है, ये भी सही है, आपका अधिकार है। तो आपका जब अधिकार है और आप जब प्रयोग करते हैं, तो यह अख्तियार का भी आरोप है, वो भी आपको दिखा रहा है कि देखो। लेकिन इस पर तो आज मधेसी जनता पीछे पड़ गई है। अब आपको यह तो समझाना पड़ेगा, वो पार्टी नहीं, मधेश एक दर्शन है, दर्शन। और यह चीज और किसी को नहीं, आपको अध्यक्ष को बताना पड़ेगा। महोदय, आप अपने अध्यक्ष और आप अपने कैबिनेट के मंत्रियों को जब अपने साथ नहीं रख सकते हैं, तो कमजोर देखकर तो कोई भी आप पर शासन करेगा ही। और वही आपको देखा गया है कि अब आप कमजोर हो गए हैं। यानी कि आपको यह भी हो सकता है कि वो उपेंद्र जी को भले ही कि अब उनको काम पूरा हो गया, आपका काम पूरा हो गया है, और आप को दिखाया गया है जो ये आरोप लगाकर कल वह समय है, माने इसमें कोई दो मत नहीं है कि अख्तियार वो करना चाहेगा तो अब कोई ना कोई कागज निकाल कर आप पर मुद्दा डाल देगा, और मुद्दा डालने से पहले स्वीकृति ले लेगा और आपको निकलना पड़ेगा। ये संभव है। वह नहीं तो आपसे बार्गेनिंग होगा, बार्गेनिंग पॉइंट तो है।
बहुत बार्गेनिंग पॉइंट है, और बार्गेनिंग किया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि ठीक है, इसका हर्जाना तीरो, बहुत साइकिल खरीद लिया तुमने, बहुत भैंसी खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा, आँख तो सबका है। वो आपका कागज थोड़े देखेगा कि आपने बहुत सही किया है, काम बिल्कुल सही है, आपका कागज मिला हुआ है और आपने काम भी किया है, नहीं किया है ऐसी बात नहीं है। लेकिन वह काम का वैल्यू, उस काम का मूल्यांकन स्वयं आपके पार्टी ने ही नहीं किया है, और आपका पार्टी ही आपको बता दिया है कि अब तुम इसके लायक नहीं हो, इस पर फिट नहीं हो। ये जो हो रहा है ये सब उसी का रास्ता है, उसी का दिखावा है। लोग अब भी देख रहे हैं, जो लाल बाबू राउत कुछ काम तो जरूर किए हैं, नहीं तो महिलाओं के समक्ष तो वो स्कूल के बच्चियों को साइकिल बांट कर हो, चाहे पढ़ा कर हो, एक तो अच्छा नारा था। लेकिन अच्छा नारा का इस तरह दुखद अंत होगा यह कोई नहीं सोचा था। तो मुख्यमंत्री जी, आपके समक्ष अब भी है कुछ समय कि आप कैसे मित्रों को एक जगह रखते हैं और कैसे पार्टी को अपने अंदर बनाने में कामयाब होते हैं, और किस तरह आपका अध्यक्ष आपको साथ दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी भी है कि पूरा नेपाल का जो नारा दे रहे हैं, उनको कहिए जो मधेश दर्शन पढ़ें, और मधेश एक दर्शन है, मधेश समझे। और ये जो आज आपको अगर हटाया जा रहा है तो इस तरह का यहाँ पर रिवाज बैठ जाएगा जो मुख्यमंत्री का एक ऐतिहासिक कलंक हो जाएगा यहाँ। यह चीज़ आप अपने अध्यक्ष को भी समझाइए और शेर बहादुर देउबा को भी समझाइए। ऐसा ऐसा बहुत कांड हुआ है देश में, लेकिन आप पर तो कोई भ्रष्टाचार प्रूफ नहीं है। तो आप जाकर समझाइए जो इस तरह का गलत परंपरा नहीं बने, और उस परंपरा को बचाने के लिए भी आपको बात करना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। और इतना ही नहीं, आपको अपने पूरा मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल नहीं, जिस व्यक्ति को आप निकाले हैं पार्टी से और वो आज संसदीय दल का अध्यक्ष बनकर सभापति बना हुआ है, यानी कि जितेंद्र सोनल, आपको उनसे भी बात करना पड़ेगा और उनको भी कहना पड़ेगा कि अब तुम मदद करो। और मधेश जो है एकजुट होकर मधेश के नाम पर और मधेश को इकट्ठा होकर मधेश को मजबूत बनाने का संकल्प लें, यही विकल्प है और कुछ नहीं है। तो मित्रों, मैं आज फिर आप लोगों के समक्ष श्री लाल बाबू राउत जी को जो छापामारी में पड़े हैं उनके बारे में कुछ जानकारी रखी। अब देखिए आगे होता है क्या, फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमालयनी टीवी। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के आने वाले अपडेट के लिए कृपया बेल आइकन को अवश्य दबाएं।